हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। सेकेंड चैप्टर सोशल साइंस का, उसके 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट सेकेंड हम पहले ही समझ चुके हैं। अब तीसरा पार्ट आज हम करने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन जो वन में पाया जाता है उसके बारे में। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु, जैसे कि अर्थ की जो सरफेस को। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है द ओरिजिनल प्लांट कवर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे पेड़ पौधों का जो ओरिजिनल कवरिंग है उसे हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कन्फाइंड टू अ नैरो जोन ऑन लैंड। प्लांट और एनिमल लैंड में एक छोटे से एरिया तक रोक दिए गए हैं, सीमित कर दिए गए हैं। वाटर एंड एयर नोन एज बायोस्फीयर। मतलब प्लांट और एनिमल अर्थ के एक निश्चित एरिया में ही पाए जाते हैं, जिसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर अर्थ का वो हिस्सा है जहाँ पर प्लांट एनिमल्स सरवाइव कर सकें। एनिमल्स के अंतर्गत मतलब ये समझ लो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाए वो एरिया को बायोस्फीयर बोला गया है। और उसके लिए वो तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लैंड, वाटर और एयर। उस एरिया को बोलते हैं बायोस्फीयर। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। पिछली क्लासों में बहुत डिटेल में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। प्लांट हमारे लिए कई तरह से यूज़फुल होते हैं। वो हमें टिम्बर देते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स देते हैं दवाइयों के लिए, वुड पल्प देते हैं, लकड़ी का अंदर का हिस्सा। शेल्टर टू एनिमल्स, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। एनिमल्स हमारे वाइल्ड लाइफ इसी जंगलों में तो रहती है। इसके अलावा ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। हमारी सॉइल को इरोज होने से, नष्ट होने से बचाते हैं। साथ में ये जो पानी का पर्कोलेशन है, वाटर को रोक कर उसको ज़मीन के अंदर जाने देते हैं, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है। साथ में इसी के साथ ये फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं, पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं। और पेड़ों की वजह से ही रेनफॉल होता है। तो इतना कुछ करते हैं फॉरेस्ट हमारे लिए। अब वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है? एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, कीड़े मकोड़े एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो टाइनी ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सब हमारे शामिल हैं किसमें? वाइल्ड लाइफ में। और एज वेल एज इन एक्वेटिक लाइफ, और जो जलीय जीवन है पानी के अंदर, जो ये सब पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब इनको छोड़कर पानी के अंदर भी लाइफ पाई जाती है, वाइल्ड लाइफ। अच्छा, दे प्रोवाइड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फूड लाइक मिल्क, मीट, एग्स, हनी एंड रॉ मटेरियल्स। वो हमें बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। कौन? ये वाइल्ड लाइफ। अभी हमने पढ़ा था फॉरेस्ट हमें क्या देता है, अब हम पढ़ रहे हैं कि ये हमें क्या देते हैं। वाइल्ड लाइफ हमें देते हैं दूध, मीट, एग्स, हनी और दूसरे रॉ मटेरियल देते हैं। साथ में इनकी बोन्स और स्किन, उसके अलावा वूल उससे निकालते हैं, फीदर, ये सब यूज़ करते हैं। ये सारे मटेरियल हमें मिल जाते हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट जो होते हैं वो डिकम्पोजर की तरह भी वर्क करते हैं, जो डेड बॉडीज़ को जल्दी नष्ट होने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स हमारी लाइफ में इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, कहाँ पे कितना है। अर्थ इज कवर्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, नेमली फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। अर्थ जो है डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन से ढकी हुई है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स माने झाड़ियाँ वगैरह, और टुंड्रा जो बर्फीले प्रदेश हो गए। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वेजिटेशन होता है, वनस्पतियों का जो उगना है, वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और मॉइस्चर पर, तापमान और नमी, कितनी गर्मी या सर्दी है और साथ में कितना मॉइस्चर है, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। हैवी रेनफॉल के जो एरिया है वहाँ पर घने जंगल उगते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं उन एरिया में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी को रोक कर रखते हैं, वाटर वेपर को वापस नहीं जाने देते और रोक कर रखते हैं।
इससे क्या होता है, इन एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, और जो दूसरे एरिया हैं जहाँ पर मॉडरेट माने मीडियम रेनफॉल होता है वहाँ पर घास उगती हैं, जिनके स्टेम जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और साथ में छोटे स्टेम वाले ट्री भी उग जाते हैं, मतलब छोटी लंबाई वाले ट्री उग जाते हैं और घासें उग जाती हैं जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है। और तीसरा है वो एरिया जहाँ पे लो रेनफॉल हो, कम बारिश होती हो, तो उन एरिया में क्या होगा, थॉर्नी श्रब्स उग जाएंगे, कांटेदार झाड़ियाँ उग जाती हैं। स्क्रब्स और बुशेस आर कॉमन, ये झाड़ियाँ वहाँ पे कॉमनली देखी जाती हैं। अब दीज प्लांट्स हैव डीप रूट्स थिक बार्क्स, ये जो प्लांट्स होते हैं कौन से, लो रेनफॉल एरिया वाले थॉर्नी वाले, इनकी जो है वो रूट्स डीप होती हैं, गहराई तक होती हैं, थॉर्नी होती हैं, कांटेदार, एंड वैक्सी लीफ सरफेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपिरेशन। अब चूंकि वहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी है, कमी है, तो उनको जो पानी मिला है पेड़ पौधों को उसको प्रोटेक्ट करके रखना होता है। तो पहली चीज़ तो उनकी रूट्स लंबी हो जाती हैं ताकि वो नीचे तक जाकर पानी को खोज सकें, पानी को प्राप्त कर सकें। दूसरा, उनकी जो वो लीफ होती है वो स्ट्रक्चर कैसी होती है, वैक्सी हो जाती है, ऊपर वैक्स जैसी पतली कवरिंग होती है, जिससे क्या हो, उनका ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस ना हो, अंदर का पानी बाहर निकलने ना पाए और पेड़ के अंदर ही बचा रहे। द एरियाज अराउंड पोल्स, पोल हमारे दो हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उनके आसपास का जो एरिया है उसमें टुंड्रा वेजिटेशन उगता है। उसमें क्या क्या शामिल है, मॉसेस एंड लाइकेंस, और लंबे ट्री नहीं होते वहाँ पर, मॉस और लाइकेंस ही पाए जाते हैं। ठीक, लंबे पेड़ वहाँ पर नहीं उग पाते, और जो वनस्पति है वो बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ पर लंबे टाइम तक ज़मीन जो है वो बर्फीली बनी रहती, मतलब साल के ज़्यादातर हिस्से में वहाँ बर्फ़ ही जमी रहती, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, सिर्फ मांस या लाइकेंस ही मिलते हैं। जनरली जो फॉरेस्ट होते हैं उनको जो क्लासीफाई करते हैं वो दो तरह से करते हैं, एक एवरग्रीन और एक डेसिडियस, डिपेंडिंग ऑन शेडिंग ऑफ लीव्स। उनकी पत्तियों के गिराने के प्रोसेस के आधार पे हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एवरग्रीन वो जिनकी पत्तियां हमेशा हमें हरी भरी दिखाई दें, मतलब ये कि वो एक साथ अपनी लीव्स को नहीं गिराते हैं, सीक्वेंस में गिराते हैं, थोड़ी पत्तियां गिरती हैं फिर नई आ जाती हैं और फिर पुरानी वाली गिर जाती हैं, उनकी जगह नई आ जाती है, मतलब सीक्वेंस में वो हमेशा हमें हरा भरा ही दिखता है, आती जाती हैं और गिरती जाती हैं। और जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं उनकी क्या होता है, उनका एक टाइम होता है कि वो सारी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं और फिर सारी पत्तियां एक साथ नई उनमें निकलती हैं, तो उन्हें बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। तो दो कैटेगरी हो गई। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो उनका एक कॉमन पीरियड नहीं होता पत्ती गिराने का, लीव्स गिराने का, और डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं उनकी एक साथ ही गिर जाती हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, जो मैंने पहले बता दिया। दे आर फर्दर क्लासीफाइड, अब उनका आगे अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो आगे जो बांटा जाता है तो उसको जो डिवाइड करने का आधार है वो ट्रॉपिकल या टेम्परेट फॉरेस्ट के फॉर्म में बांटते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड हमने पढ़े थे, इक्वेटर और इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस ड्रॉ करी गई हैं अर्थ पे वो लैटिट्यूड्स। ठीक, तो लैटिट्यूड्स के आधार पे जो फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल वो होता है जो इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलती रहती है, वो हो गया ट्रॉपिकल। और टेम्परेट वो हो गया उससे आगे वाला जहाँ पर कम सनलाइट मिलती है, हीट कम होती है। टेम्परेट मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ठीक, इसलिए उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो वहाँ पे उगने वाले फॉरेस्ट को टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं। अब ड्यू टू इंक्रीजिंग, अब ये जो फोटो दिया हुआ है ये श्रब का दिया हुआ है, श्रब फॉरेस्ट विद लो रेनफॉल, जहाँ कम बारिश होती है वहाँ के फॉरेस्ट इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। और ये जो दिखा था ये डेंस फॉरेस्ट थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश होती है, मॉइस्चर बना रहता है हमेशा, वहाँ के फॉरेस्ट ऐसे घने फैले हुए हो जाते हैं, छायादार, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़।
बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या होता है, हमें जंगलों को बड़ी मात्रा में साफ़ करना पड़ता है। और जंगल साफ़ करके हम ज़मीन हासिल करते हैं किसके लिए, खेती करने के लिए और ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी गतिविधियाँ, जैसे इंडस्ट्री लगानी है, हमें माइनिंग करनी है, मिनरल्स खोद के निकालने हैं ज़मीन के अंदर से, साथ में दूसरी कंस्ट्रक्शन मतलब फ्लाई ओवर, रेलवे पटरी, एरोप्लेन के वो एयरपोर्ट्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बनने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए जंगल हम काट देते हैं। इससे क्या होता है, डिप्लीशन माने नाश, जंगलों में कमी आती जाती है, जंगलों का नाश होता जाता है। द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ डेफिनेटली द नीड ऑफ द आवर। जो जंगलों को बचाने का आवश्यकता है वो इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, आज की ज़रूरत है। ये देखो जंगलों का विनाश, एक फ़ोटो दिखाइए कि जंगल कट के ऐसा हुआ जा रहा है सब सुनसान। फिर क्या होगा, फॉरेस्ट आर आवर नेशनल वेल्थ एंड कंसिडर्ड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। फॉरेस्ट जो है वो हमारा राष्ट्रीय खजाना है, राष्ट्रीय संपत्ति है, और उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम समझा जाता है। प्रेजेंट डे के सिनेरियो में, मतलब परिदृश्य में, आज का जो चल रहा है समय, उसमें द चेंजिंग क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर पोस्टिंग अ ग्रेट थ्रेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। आज का जो समय है, जैसा परिदृश्य इंसान ने उपस्थित कर दिया है, मौसम बदलता जा रहा है, साथ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इंसानी गतिविधियों की वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं जानवर और पेड़ पौधों की कुछ प्रजातियां। इससे क्या होगा, दूसरी जातियां जो हैं वो खतरे में आ गई हैं और जिन पर खतरा बढ़ता जा रहा है, मतलब रिस्क में आ गई हैं, इंडेंजर्ड हो गई हैं। अब यह नेशनल पार्क का फोटोग्राफ दिया है, कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, साथ में ये गुजरात का नेशनल पार्क, फिर ये असम का नेशनल पार्क जिसमें आप राइनो को देख रहे हैं। ये दिया है संजय गांधी नेशनल पार्क। कुछ पार्क्स की फ़ोटोग्राफ्स दी हैं क्योंकि जानवरों के लिए तो हमने एक आर्टिफिशियल दुनिया बना दी है। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग, जंगलों को काटने की वजह से और ज़्यादा जानवरों को चराए जाने की वजह से, साथ में फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग की वजह से। इसके अलावा नेचुरल क्लैमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं, जैसे कि फ्लड, सुनामी, लैंडस्लाइड वगैरह वगैरह। इनकी वजह से क्या होता है कि इन रिसोर्सेज में बड़ी मात्रा में बहुत तेज़ी से नुकसान हो जाता है, मतलब जंगल ख़त्म हो रहे हैं जिससे नेचुरल वेजिटेशन ख़त्म होता जा रहा है, वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती जा रही है। ये वजहें दे दी उन्होंने, ठीक है। इंसान तो है ही, साथ में नेचुरल क्लैमिटीज़ भी इतनी ज़्यादा हैं। फिर एक्सेसिव हंटिंग, बहुत ज़्यादा शिकार, एंड पोचिंग, पोचिंग भी शिकार है, हंटिंग बोलते हैं सरकार द्वारा अनुमति लेके शिकार करना, और पोचिंग होता है अवैध शिकार करना, ठीक। तो ये दोनों ही मामलों में जानवर की जान तो जाएगी जाएगी, आप सरकार से अनुमति लो चाहे ना लो, क्राइम तो दोनों ही हैं। इससे क्या होगा, रिजल्टेड इन शार्प डिक्लाइन इन नंबर ऑफ स्पीसीज, बहुत तेज़ी से कुछ स्पेशल जातियों में कमी आती जाती है। एनिमल्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए नुकसान पहुंचाया जाता है, उनके दांत है ना, टस्क मतलब हाथी दांत, स्किन, टीथ, हाइट्स, फीदर्स, हॉर्न्स, इन सबको नुकसान पहुंचाया जाता है, इनके लिए जानवर को मार दिया जाता है। लायंस, टाइगर्स, राइनो, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बग एट्सेट्रा आर हंटेड फॉर देयर वेरियस प्रोडक्ट्स। ये कुछ जानवर हैं, है ना, लायन, टाइगर, राइनो, एलिफेंट, डियर वगैरह, ब्लैक बग, जिनके अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए उनकी जान ले ली जाती है। दीज एनिमल्स कैन बी कंजर्व्ड बाय क्रिएटिंग वाइड अवेयरनेस, इन एनिमल्स को जागरूकता बढ़ाकर बचाया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जाए कि ये केवल जानवर नहीं है, नेचुरल बैलेंस को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। साथ में हम क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक सर्वे करा सकते हैं, बीच बीच में सर्वे कराएं, और प्रोग्राम लॉन्च करें, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था।
साथ में सेटिंग अप ऑफ नेशनल पार्क सेट करके स्थापित करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायो रिजर्व्स भी आज की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा, जंगल और जंगली जीवन बच सकेगा। वेटलैंड्स को प्रिजर्व करना, नम भूमि जहाँ पे नमी है उसको बचा के रखना, कोरल रीफ्स को बचाना, समुद्र के अंदर जो मूंगे की चट्टानें हैं उनको बचाना, झीलों को बचाना, मतलब वाटर बॉडीज़ को बचाना भी ज़रूरी है, जिससे कि बहुत सारी स्पीसीज नष्ट होने से बच जाए। फॉरेस्ट फायर जो होती है, जंगल में जो लगने वाली आग होती है, वो क्या होता है, इन कूलर ट्रॉपिकल रीजन, ठंडे जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं उनमें कई बार फ्रिक्शन की वजह से या ब्रांचेज आपस में ही रगड़ कर या कई बार कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए आग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, फॉरेस्ट के जो रिसोर्स हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जो प्रिवेंटिव मेजर हैं, बचाव के जो उपाय हैं वो कनाडा में किए गए हैं। एवरी पोस्ट, वहाँ पे पोस्ट बनाई गई हैं कुछ कुछ दूरी पर, जो नज़र रख सकें जंगल में आग को लगने से। साथ में फायर फाइटिंग के मॉडर्न इक्विपमेंट भी उन्होंने ले के रखे हुए हैं, जिससे कि वो आग को तेज़ी से बुझा सकें। यूएसए और कनाडा में एयर पेट्रोल्स भी हैं, मतलब हवा में घूम घूम के एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की मदद से नज़र रखी जाती है जंगलों पे कि कहीं आग तो नहीं लग गई है, यूएसए और कनाडा में। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव, जागरूकता के जो प्रोग्राम हैं जैसे वन महोत्सव मनाया जाना, वाइल्ड लाइफ वीक मनाना, सोशल फॉरेस्ट्री शुड बी इनकरेज्ड। उससे क्या होता है, सामाजिक वन की सहभागिता बढ़ाई जाती है कि लोगों को वन की फॉरेस्ट की महत्ता बताई जाती है। स्कूल चिल्ड्रन को भी मोटिवेट किया जाना चाहिए ताकि वो बर्ड्स को किया जाना चाहिए ताकि वो बर्ड्स को देखें। नेचर वॉक, प्रकृति में जाके घूमें, मतलब पार्क्स में जाके टाइम बिताएं, वहाँ पे पेड़ पौधों को देखें, है ना, तो उनकी वैल्यू समझ पाएँ, उनको हार्म करने की सोचें नहीं, उनको प्रोटेक्ट करने की सोचें। इको क्लब्स, पर्यावरण से जुड़े हुए क्लब्स बनने चाहिए और उनको ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम ट्रीज़ और एनिमल्स की वैल्यू समझ सकें, उनकी इम्पोर्टेंस को सोचें और उनके कंजर्वेशन के बारे में एफर्ट करना शुरू करें। लॉज जो बनाए गए हैं, कानून, वो इलीगल हंटिंग और पोचिंग के अगेंस्ट बनाए गए हैं ताकि एनिमल के इलीगल शिकार को रोका जा सके। तो उनका भी एप्लीकेशन ज़रूरी है, जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा तो लॉ भी कैसे एक्ट कर सकता है। यूजेस ऑफ सर्टेन एनिमल्स प्रोडक्ट लाइक पश्मीना शॉल, साथ में अगर ये प्रोडक्ट्स जो एनिमल की बॉडी से बनते हैं उनका यूज़ ना किया जाए, पहले तो बैन हो जाने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे पश्मीना शॉल है और हतुश, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को ही बैन हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर स्पेशल इस तरह की सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे ये SPCA जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, साथ में WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड, और फॉर नेचर, एंड पेटा है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीम ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये बनाए गए हैं। इसीलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सकें और जानवरों और जंगलों पे अत्याचार रोके जा सकें। इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट का फुल फॉर्म है कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो खतरे में स्पीसीज हैं उन पर जो ट्रेड होता है उस सारे ट्रेड को रोकने के लिए बनाया गया है, उसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि अलग अलग स्पीसीज को बचाया जा सके। ये आज की प्राइम ड्यूटी है एवरी सिटीजन की कि वो कंजर्व कर सके प्लांट्स और एनिमल्स को, ताकि उनका प्रेजेंट तो प्रोटेक्टेड हो ही हो, साथ में उनका फ्यूचर जनरेशन भी प्रोटेक्टेड हो जाए। और इससे केवल प्लांट और एनिमल को फ़ायदा नहीं होगा, इंसान ह्यूमन लाइफ भी आसान हो जाएगी। जितना पोल्यूशन बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल होगा और हेल्दियर और हैप्पियर लाइफ जी सकेंगे। यहाँ पे आके आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं MCQs की तरफ।
द कंट्री हैविंग मैक्सिमम परसेंट ऑफ लैंड एरिया अंडर क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड के अंतर्गत सबसे ज़्यादा लैंड एरिया किस कंट्री का है? वो है इंडिया का। इंडिया में 57% लैंड पे जो है वो क्रॉपिंग की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है। सेकेंड, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस का सबसे ऊपरी जो लेयर है वो क्या है? सॉइल। MCQs 2 ही थे, अब फिलअप्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग प्रॉपर वर्ड्स। पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड। लैंड, अर्थ का कितना हिस्सा लैंड से कवर्ड है और कितना हिस्सा वाटर से कवर्ड है? तो हम जानते हैं कि जो 1/3 है वो लैंड है और जो रिमेनिंग है वो क्या है? वाटर में। तो यहाँ पर आएगा 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ। 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड। दूसरा, लैंड यूज इन चाइना हैज़ बीन अफेक्टेड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ लैंडफॉर्म। जो चाइना है उसके पास ज़मीन तो बहुत है लेकिन उसका यूज जो है वो अफेक्ट होता है किस लैंडफॉर्म की वजह से? प्लेट्यू पाए जाते हैं वहाँ पे, जिससे उनकी जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड अवेलेबल है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे भरा जाएगा प्लेट्यू, PLATEAU। फिर देयर इज ऑफ वाटर इन डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट एरिया में किसकी कमी है? वाटर की। तो स्कार्सिटी, देयर इज स्कार्सिटी, SCARCITY, स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट एरियाज। ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट मेंटेन्स बैलेंस। जंगलों को उगाने से किसका बैलेंस बनता है? इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंटल बैलेंस। फिर एनिमल्स गेट नेचुरल सराउंडिंग्स एंड फ्रीडम इन। एनिमल्स को नेचुरल सराउंडिंग और फ्रीडम मिलती है किस में? इन फॉरेस्ट, जंगल में, है ना। जंगलों में उनको नेचुरल सराउंडिंग मिल जाती है, प्राकृतिक वातावरण मिलता है और फ्रीडम मिलती है। हम पिंजड़े में रख के किसी पशु को पाल पोस नहीं सकते हैं, वो उतना ग्रो नहीं करेगा जितना कि जंगल में कर सकता है। इन फॉरेस्ट फिल करेंगे। फिर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ पे अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं। यहाँ पे आके ये फिलअप्स कंप्लीट हो गए। फिर मैच द फॉलोइंग। अ टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, एक तरह का भूमि का क्षरण जिसमें भूमि नष्ट होती है वो होता है सॉइल इरोजन, सेकेंड ऑप्शन। फिर है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को बचा के रखना, वो क्या है? कंटोर प्लोइंग, कंटोर खेती जो है उससे कि जो आपकी सॉइल है वो कंजर्व रहती है। फिर आता है C, कंजर्वेशन ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, कई सारे प्रोजेक्ट्स को बचा के रखना, चलाना, वो क्या है? वाटर कंजर्वेशन। अगर हम पानी बचाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप बच जाएंगी। फिर ट्रीज शेडिंग देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, पेड़ जो एक निश्चित सीजन में पत्तियां गिरा देते हैं वो होते हैं डेसिडस फॉरेस्ट। ट्रू फॉल्स। बिसाइड्स इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द यूज ऑफ लैंड। इकोनॉमिक और ह्यूमन फैक्टर भी लैंड के यूज को अफेक्ट करते हैं। ट्रू। सेकेंड, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ द लार्जेस्ट बट हर एरिया इज ऑल्सो लार्जर। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में टॉप पे है लेकिन उसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो ट्रू। फिर लैंड रिसोर्सेज ऑन द अर्थ आर अनलिमिटेड। अर्थ पे जो लैंड है वो अनलिमिटेड है? नो, इट इज़ लिमिटेड, इसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। साथ में लैंड स्लाइड इज़ द सडन फॉलिंग ऑफ ह्यूज रॉक्स डेब्रिस डाउन स्लोप। लैंड स्लाइड क्या होता है? बड़ी रॉक्स का और कंकड़ पत्थर वगैरह का एक साथ ढेर में अचानक से ढलान पे तेज़ी से गिरना, वो लैंड स्लाइड होता है। ट्रू। फिर है टोपोलॉजी हैड अ स्मॉल ऑन टू द एक्सटेंट एंड ट्रेंड ऑफ कंजम्पशन। टोपोलॉजी का कंजम्पशन पे और एक्सटेंट पे असर पड़ता है छोटा सा? नहीं, बहुत बड़ा असर पड़ता है। टोपोलॉजी माने ज़मीन की संरचना। अगर पहाड़ी एरिया है तो खेती कैसे हो पाएगी? वहाँ पे बर्फीला है तो वहाँ पेड़ पौधे उगेंगे ही नहीं। तो टोपोलॉजी का बहुत बड़ा असर होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक, यहाँ पर आकर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।